नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात IPL की। BCCI ने इतवार के रोज इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके मुताबिक IPL 14 9 अप्रैल को शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL के सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में होंगे। सभी 8 टीमों के बीच 52 दिन में फाइनल समेत 60 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल और प्लेऑफ के मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं। लीग स्टेज के 56 में से चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे, जबकि दिल्ली और अहमदाबाद में 8-8 मैचेस होंगे। पिछला सीजन कोरोना की वजह से मार्च अप्रैल के बजाय सितंबर नवंबर में कराया गया था। इस बार टूर्नामेंट की हिंदुस्तान में वापसी हुई है। कोरोना की वजह से पहली बार कोई भी टीम अपने घर में मैच नहीं खेलेगी। सभी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इस बार 11 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। कोरोना के चलते टूर्नामेंट बायो बबल में खेला जाएगा। लोग लीग स्टेज के दौरान हर एक टीम 3 बार ही सफर करके अपने मैच पूरे कर लेगी। वबा के चलते शुरुआत में फैंस की स्टेडियम में एंट्री नहीं रहेगी। बाद में अगर हालात ठीक रहे और हुकूमत के साथ बोर्ड को ठीक लगा तो फैंस को एंट्री दी जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स यानी डीडी और चेन्नई सुपर किंग्स CSK को डबल हेडर के तहत 2-2 मैच दोपहर में खेलने हैं। इनके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस को 3-3 मैच दोपहर में खेलने हैं। टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर 18 अप्रैल को RCB और KKR के बीच खेला जाएगा। IPL की तारीख में अब तक मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीता है। रोहित की कप्तानी में टीम 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन रही। दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम ने 3 बार 2010, 2011 और 2018 में खिताब अपने नाम किया है। CSK ने सबसे ज्यादा 8 बार फाइनल खेला है। इस दौरान टीम 5 बार 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में रनर अप रही। कलकत्ता और हैदराबाद ने 2-2 बार खिताब जीता है। कलकत्ता 2012, 2014 और हैदराबाद 2009 और 2016 में चैंपियन रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार के रोज इंतखाबी मुहिम के लिए वेस्ट बंगाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक मेगा रैली को मुखातिब किया। अपने 68 मिनट की तकरीर में उन्होंने ममता सरकार, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब आपने यानी ममता बनर्जी स्कूटी संभाली तो सब लोग दुआ कर रहे थे कि आप ठीक ठाक रहें, आपको चोट ना लगे। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस रियासत में वो स्कूटी बनी है उस रियासत को ही अपना दुश्मन बना लेती। आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद नंदीग्राम मुड़ गई। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि बंगाल में डर और खौफ के पुराने दिन 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। जमहूरियत वहां पे बहाल हो जाएगी। वो वोटर से उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में उनका मंत्र था चुपचाप कमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप TMC साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की दुई हाथ तुले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे।
जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बनाया जा सके। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली से करीब 1 घंटा पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र से गरीबों के लिए कुछ करने का ख्वाब देखते थे, ये सपना अब वो पूरा करेंगे। मिथुन ने कहा कि मैं बंगाल में रहने वाले सभी बंगालियों से बोलता हूं कि हर चीज में आपका हक है। आपका हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के तकरीर सुन चुके हैं। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। मैं दिल से बंगाली हूं। हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। জন্য সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি। আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে বলবো, মাঠের যারা দায়িত্বে আছেন বাঁদিকে তাদেরকে ডান দিকে পাঠান। আমার হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে, মঞ্চের ডান দিকে আসুন। এবার এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমাদের মহাগুরু যাকে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে বড় হয়েছি, সেই মিঠুন দা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না विद्यासागर এরাই হলো एक्चुअल बंगाली। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं। आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। এই ডায়লগটা চলবে, কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় कलकत्ता में इतवार के रोज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की रैली के कुछ देर बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। इसमें उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की महंगी कीमतों के बहाने मरकजी हुकूमत और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सिंडिकेट के बारे में जानता है। ये सिंडिकेट मोदी और अमित शाह का है। पीएम मोदी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। बंगाल के लोग बहुत खतरे में आ जाएंगे।
अगर बीजेपी जैसी डिविसिव ताकत रियासत में सत्ता पर काबिज हो जाती है। बीजेपी कायदीन के बार बार खेला होबे लफ्ज इस्तेमाल करने पर ममता ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेला होबे, हम खेलने के लिए तैयार हैं, मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूं। अगर वो वोट खरीदना चाहते हैं तो उनसे पैसे ले लें और टीएमसी को वोट दें। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यानी बदलाव दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। उन्होंने कहा कि बंगाल की खवातीन महफूज नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और दीगर रियासतों को देखें, बंगाल में खवातीन महफूज है। ममता ने जुमेरात को असेंबली इंतखाबात में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया था। तृणमूल से बीजेपी में गए शुभेंद्र अधिकारी नंदीग्राम से ही एमएलए रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें यहीं से इस बार टिकट दिया है। আমার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে দার্জিলিং থেকে শুরু করে তরাই ডুয়ার্স থেকে শুরু করে দক্ষিণ উত্তর পুরো উত্তরবঙ্গ নিয়ে আজকে শিলিগুড়িতে আমরা একটা সিম্বলিক সিলিন্ডার গ্যাস নিয়ে আমরা একটা মিছিল করেছি। এই মিছিলটা এই কারণে করলাম যে প্রধানমন্ত্রী আপনি বাংলায় কোনো কার্য করতে আসেন না, কুৎসা করতে, অপপ্রচার করতে আসেন। সেটা আপনি রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন। প্রচার করবার আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকা। कांग्रेस पार्टी ने मगरबी बंगाल खानूसा असेंबली के पहले और दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकुल वासनिक की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पहले मरहले के लिए 5 और दूसरे मरहले के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब किया गया है। इससे कबल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपनी पहली फहरिस्त जारी की जा चुकी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुखालिफ उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को हदफ तनकीद बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के कायदीन के मुताबिक आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद कश्मीर जन्नत बन गया है, तो मगरबी बंगाल को कश्मीर बनने में क्या हरज है। उन्होंने कहा कि बंगाली लोग कश्मीर से बहुत मोहब्बत करते हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ आते हैं। बता दें कि मगरबी बंगाल के नंदीग्राम असेंबली सीट के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी ने एक जलसे से खिताब के दौरान कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा इख्तियार में आएगी तो मगरबी बंगाल को कश्मीर बना दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज़ बीजेपी उम्मीदवार के इस बयान के रद्द-ए-अमल में एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी वालों के मुताबिक तो आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद कश्मीर जन्नत बन गया है, तो मगरबी बंगाल को कश्मीर बनने में क्या हरज है। बहरहाल बंगाली लोग कश्मीर से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं, लिहाजा हम इस फजूल बयान पर आपको माफ़ करते हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। दरी असना दिल्ली बॉर्डर पर एक और किसान ने खुदकशी कर ली। हरियाणा के 55 साला किसान ने इतवार के रोज़ टीकरी बहादुरगढ़ बॉर्डर पर खुदकशी की। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स की शिनाख्त ज़िले हिसार के राज बब्बर के तौर पर की गई, जिसने एक दरख्त पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खुदकशी करने वाले किसान राज बब्बर मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर जारी किसानों के एहतजाज का हिस्सा थे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हज़ारों किसान करीब 100 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान की खुदकशी का यह पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी दर्जनों किसान खुदकशी कर चुके हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत किसानों के मुतालबात कबूल करने को तैयार नहीं है।
किसान दिल्ली की सरहदों पर ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं और उनकी तहरीक को 100 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। किसान मरकज़ में मोदी हुकूमत से तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत MSP पर कानूनी ज़मानत दे, लेकिन हुकूमत किसानों के मुतालबात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री ने तो कहा ये कि आप अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो जहां पे बढ़िया रेट मिले। भाई हमने कहा कि आप MSP दिलवा दो। अगर किसी को MSP नहीं मिल रही है तो उसको दिक्कत है, अपना 5-7-10 क्विंटल ले आवे, उसको भी तजर्बा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा गलत कहा, पार्लियामेंट पे जरूर बिक जाएगा भाव उसी रेट में। लेकिन प्रधानमंत्री तो मंडी की बात कर रहे हैं ना कि मंडी के बाहर कहा उन्होंने, मंडी में तो कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी बेच सकते हो। तो हमें तो पार्लियामेंट पर ठीक लगा, दिल्ली के लोग हैं अपना ले जाएंगे, उनसे रेट हमारा ये रहेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी आप जाने वाले हैं? आप पश्चिम बंगाल 13 तारीख में जाएंगे, बड़ी पंचायत है वहाँ पे। क्या अपील क्या रहेगी वहाँ पर? अपील तो ये रहेगी, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उनको क्या MSP मिल रहा नहीं मिल रहा, अपनी बात बताएंगे, इस आंदोलन के बारे में बात बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे। जो वहाँ का मछली पालक किसान है उनको भी बहुत नुकसान है। गुजरात में भी जाएंगे, गुजरात में नमक का किसान बर्बाद हो गया पूरा। तो ये तो जाएंगे साहब जगह जाना। कहेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है ना, क्या कहते हो तो कह लेंगे, तो जब बात होगी तो बात में से तो बात निकलेगी। कोई वहाँ पूछ जड़ने लगा तो बताना तो उनको पड़ेगा। हाँ, महिला दिवस को लेकर क्या तैयारी है किसानों की? कल महिला दिवस है और महिला दिवस मनाएंगे। कल पूरा संचालन महिलाएं करेगी यहाँ पे बॉर्डर पे, और जितने भी हमारे बॉर्डर और धरने चल रहे, कल महिला दिवस है। भाई महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज केरल दिवस मना रहे, आज केरल दिवस मना रहे, केरल के लोग आएंगे, अपनी वहाँ के बारे में सारी बात बताएंगे, केरल के बारे में उसकी जानकारी लेंगे। कम से कम एक स्टेट की जानकारी मिल जाएगी। समुद्र के किनारे है पूरा केरल, नारियल की भी बात वहाँ पर होगी, नारियल का किसान भी वहाँ पर बर्बाद है। और जो मसाले पैदा होते हैं केरल में, बहुत मसाले पैदा होते हैं। तो आज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मीरठ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने किसान पंचायत से खिताब किया। प्रियंका गांधी को किसान पंचायत में सुनने के लिए मीरठ के किली गांव में एक बड़ा जम्मे गफीर मौजूद था। महापंचायत से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतकब्बिर हुकूमत के जुल्म सितम को बर्दाश्त करने वाले किसान भाइयों के हक में वो लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किसानों की मौत का इशू उठाया, लेकिन किसानों की मौत पर सभी खामोश रहे। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिदार से कोई किसानों के हक में खड़ा नहीं हुआ, किसानों की बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन जीवी कहकर उनकी बेइज्जती की गई। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई मुख्तलिफ स्कीमात से अक़लियतें और बतौर ख़ास मुसलमान बरदरी खातिर ख्वाह अंदाज में और बड़े पैमाने पर इस्तिफ़ादा हासिल करने में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहती हैं।
इसलिए तमाम अक़लियती तबक़ात को इन स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए उनकी रहनुमाई और उन स्कीमों की अक़लियतों के लिए 100% निफाज को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म और तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए कांग्रेस पार्टी के अक़लियती शोबे के कुल हिंद सदर नदीम जावेद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अक़लियती शोबे के रज़ाकार अब खुद अक़लियती तबक़ात तक पहुँचेंगे और इस ज़िम्मन में उनकी रहनुमाई और मदद करेंगे। कोशिश की जाएगी कि अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद फ़र्द उन सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने से महरूम ना रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना भाव पटोले की सदारत में मुंबई में कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई दौरे के दौरान नदीम जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मौजूद स्कीमात को अवाम में बड़े पैमाने पर मुतारिफ कराया जाए, नेज़ आसान तरीके से उनकी तफ़हीम की जाए ताकि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद फ़ायदा हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़ात का मुकम्मल एतमाद हासिल करने के लिए कांग्रेस का अक़लियती शोबा मुसलसिल और जंगी पैमाने पर काम करेगा। इस मौके पर नदीम जावेद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बगैर कहा कि चंद नाम निहाद मुस्लिम सियासी पार्टियां मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा करके मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नानाभाऊ पटोले और MM शेख ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। गुजरात के शहर सूरत की एक अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 122 मुसलमानों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात से बरी कर दिया। इन सभी मुलजिमीन पर सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का रुकन होने और तंजीम के एक इजलास में शिरकत करने का इल्जाम था। उनकी गिरफ्तारी UAPA के तहत की गई थी। तमाम 122 मुलजिमीन तकरीबन 1 साल कैद में रहे थे। उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन गुज़िश्ता 20 साल से मुकदमा चल रहा था और हर माह तमाम मुलजिमीन अदालत में पेश हो रहे थे। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि इनके खिलाफ सबूत पेश करने में जो ओहदेदार हैं वो नाकाम रहे हैं और उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने मजीद बताया कि मुलजिमीन को UAPA के तहत कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। सूरत की 8वां लाइन्स पुलिस ने 28 दिसंबर 2001 को 127 अफराद को UAPA के तहत सिमी के मेंबर होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ये सभी शहर के सुग्रामपुरा के एक हॉल में सिमी की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मुनक़िद होने वाले इजलास में शरीक हुए थे। उन 20 सालों में केस की समाअत के दौरान 5 मुलजिमीन वफात भी पा चुके हैं। मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरे सिस्टम ने 20 साल हमारे खराब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे खराब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार खराब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हजारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया। मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज कहा है कि तालीम ही किसी भी शख्स या बरादरी की तरक्की का सबसे मौसर जरिया है। इसीलिए कबायली बरादरी की तालीमी तरक्की के लिए कोशिश करना बहुत अहम है। सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश के ज़िले दमोह के संग्रामपुर में रियासती सतह की कबायली कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और दीगर वज़रा मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इस खित्ते की मशहूर रानी दुर्गावती को याद करते हुए कहा कि वो उन्हें देवी की हैसियत से एहतराम करते हैं। वो बहादुरी और जुरात की अलामत थी। आज जिन 4 बच्चों को सम्मानित किया गया मंच पर, मैं उनके भविष्य की सुखद कामना करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं, ये 4 बच्चों का तो केवल एक, जिसको हम कहते हैं, नमूना है। राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है उसके पीछे उनकी भावना यही है कि जो बच्चे मेरिट में अपनी प्रतिभा के कारण जो आगे आएंगे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में अवसर भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता। थाने के कारोबारी मनसुख हिरेन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि मनसुख की बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। चेहरे और पीठ पर जख्मों के निशान भी मिले हैं। मनसुख का विसरा कलीना की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। ये डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब वाज़ेह हो सकेंगे। मनसुख की लाश 5 फरवरी को थाने के करीब तलवा क्रीक में मिली थी। पुलिस ने खुदकुशी की बात कही थी, लेकिन खानदान ने इससे इनकार किया था। मनसुख पिछले कुछ दिनों से जो कार चला रहा था वो 25 फरवरी को एंटीलिया से 200 मीटर की दूरी पर मुश्तबा हालत में मिली थी। इस कार में जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे कुछ सवालों पर पुलिस अभी काम कर रही है। मनसुख की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे और आंखों पर जख्मों के निशान मिले हैं। पीठ पर भी 2 जगह जख्म मिले हैं। जख्म कब और कैसे लगे इसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया गया। साबरमती रिवर फ्रंट के पास खुद का वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली आयशा को उसका एक खत सामने आया है। यह खत उसने अपने शोहर आरिफ खान के नाम लिखा था। आयशा का केस लड़ रहे वकील जफर पठान ने ये खत अदालत में पेश किया। इसमें आयशा ने आरिफ के लिए लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आयशा ने उस पर होने वाले जुल्मों का जिक्र भी किया। आयशा ने लेटर की शुरुआत में लिखा कि ऐसी कोई चीज है जो मैंने नहीं की है। मुझे बहुत गलत लगा कि तुमने मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया। आसिफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा भाई है। जब मुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया गया था तो खाने के लिए पूछने वाला तक कोई नहीं था। यहां तक कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप नहीं आए। जब आप आए तो आपने मुझे पीटा। इससे मेरे लिटिल आरू की मौत हो गई। अब मैं उसके पास जा रही हूं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,05,509 नए मामले सामने आए। ये लगातार तीसरा दिन था जब दुनिया भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले 5 मार्च को 4,49,680 और 4 मार्च को 4,52,107 मामले सामने आए थे। अगर हम टोटल आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 11 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। यहां लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुल्क की 15 रियासतों में कोरोना से ठीक होने वालों से ज्यादा नए मुतासरीन मिले हैं और जो मजमूई आंकड़ा है वो 14,338 लोग, माफ कीजिएगा 18,684 लोग पिछले 24 घंटे में मुतासिर हुए हैं। इसकी वजह से मजमूई तादाद मुतासरीन की 1,12,10,000 हो गई, जबकि 98 अफराद पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है।
अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 158 नए मामला सामने आए हैं और एक फर्द की मौत हुई, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद यहां 1641 हो गई, जबकि जुमला केसेस की तादाद 2,99,900 हो गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।